सभी को नमस्ते। मेरा नाम है अदिति शुक्ला और आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे शो ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी में। तो हमारे जितने भी नौजवान हैं, मतलब जब हम 10th में पहुंच जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हम पे प्रेशर डालने लगते हैं कि अब आगे जाके क्या बनना है। वो हमको 10th तक एटलीस्ट तय कर लेना होता है और उसके बाद ग्रेजुएशन तक वो रहता है कि नहीं रहता है। इसी तरीके के कुछ प्रश्न हम लेकर के आए हैं अपने कानपुर के एक नौजवान से, जो कि एक डॉक्टर भी हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर रिच शुक्ला से। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा वो 10th क्लास में जब रिच शुक्ला था, क्योंकि तब तो वो डॉक्टर रिच शुक्ला नहीं होंगे, तो क्या उन्होंने 10th में तय कर लिया था कि अब हम आगे जाकर के 20 साल बाद डॉक्टर रिच शुक्ला नाम से जाने जाएंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी ये पहल है। और मुझे लगता है डेफिनेटली जिस तरह से आप अपने इंटरव्यूज़ को ले रहे हैं वो ज़रूर आजकल की जो यूथ हैं उनको एक डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा जी। जहाँ तक मेरी एज ए रिच बात थी 10th में, तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि बिकॉज हमारे बैकग्राउंड में हमारी फैमिली में कभी कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं रहा। अच्छा। तो 10th तक एक तरह सिंसियर बच्चे थे, आर के मिशन में पढ़ते थे, तब वो पढ़ाई वाला स्कूल माना जाता था। तो लगता था कि नहीं, पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। और एक अपब्रिंगिंग थोड़ी सी अच्छी थी, तो पढ़ाई लिखाई की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रखते हुए 11th 12th तक भी मैं कहूँगा कि हमें ओरिएंटेशन नहीं था उतना कि मेडिकल प्रोफेशन के लिए क्या करना होता है, जितना आजकल अवेयरनेस बढ़ गई जो हम अपने बच्चों के लिए कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली एक चीज़ मैं इतने सालों में ये भी एक चीज़ सीख पाया हूँ, मैं जस्ट उसी 10th के रिलेटेड में बोलूँगा कि जनरेशन बाय जनरेशन जो चीज़ हमारे साथ होती है हम कोशिश करते हैं उससे बेटर नेक्स्ट जनरेशन को दें। तो बिकॉज एक समय पर आकर हमारी सोच उस तरह से लिमिट हो जाती है और यही चीज़ हमारे बच्चे भी आगे जा कर के वो अपने से बेटर देने की कोशिश करेंगे। तो नॉलेज ना होना या जानकारी ना होना, ये इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं रहा कि जब से भी रहा, जब से भी ये दिमाग में आया कि हाँ ये कुछ अलग करके दिखाना है, या 12th के एग्ज़ाम के टाइम पे जब मुझे पता लगा कि इस तरह की कोचिंग्स भी होती हैं, तैयारियां भी होती हैं, अगेन एसपी सिंह सर से जब मुलाकात हुई इनफैक्ट 12th के एग्ज़ाम के बाद, तो तब लगा कि हाँ कि एक इस डायरेक्शन में करियर बन सकता है और एक अपने परिवार में कुछ अलग पहचान बनाने के लिए। बाद में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई, वो जो आज यहाँ पर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो जिस वजह से, तो वो धीरे 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 बना। बट हाँ, शुरुआत में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे आगे जाके डॉक्टर ही बनना है या मुझे ये करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी उम्र में किसी के पास भी इस तरह का ओरिएंटेशन बहुत रेयर होता है, कोई एकदम श्योर हो क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो हाँ, बट अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई में जो सिंसियरिटी थी उसने मुझे जरूर काफ़ी हेल्प किया। बढ़िया। तो परिवार में कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं था और आपने मेडिकल लाइन को चूज़ किया कि परिवार में मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है। तो उसमें आपकी इच्छा कितने प्रतिशत शामिल थी? मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मतलब मैंने जब ये चीज़ सोची है तो पता नहीं, एक बचपन से था कि कुछ सोचते थे तो उसको करने के लिए सब कुछ करने का दम रखते थे। तो जब 12th के बाद जब मुझे पता लगा कि इस प्रोफेशन में आगे जा कर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सीधी सी बात है, ज़्यादातर लोग जितने भी स्ट्रगलर्स होते हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। कभी ट्यूशन देने के पैसे नहीं होते हैं, कभी जेब खर्च का नाम हम लोग के लिए बड़ा एलियन टाइप का था कि पॉकेट मनी जिसको कुछ लोग बोलते हैं। अगर 2 रुपए की चाट भी खानी होती तो जुगाड़ लगाना पड़ता था कि कहीं भगवान के पास पड़े मिल जाएं, या कभी मम्मी के रखे हुए कहीं से उठा लें, या कभी किसी बुआ हुआ के घर जाओ तो पैर जबरदस्ती छूते थे, जा रहे हैं क्या। तो हम लोग उस तरह के बैकग्राउंड वाले लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं उस वक्त आ भी नहीं पाती थी। और ज़्यादातर लोग सोचते थे कि हाँ सरकारी नौकरी या नौकरी के बारे में सोचते थे। तो बट भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा उस तरफ डायरेक्शन कभी नहीं है। बस हाँ, एक डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था 12th के बाद कि अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शायद इसी डिटर्मिनेशन ने मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट दिला दिया। तो आपके परिवार से आपके इस जो चुनाव आपने किया मेडिकल लाइन में जाने का, इसका पूरा सहयोग मिला या उन लोगों ने विरोध किया कि नहीं भाई तुम नौकरी के लिए खुद को प्रिपेयर करो? मैं बहुत लकी रहा हूँ, स्पेशली मेरी माता जी और मेरे पिताजी।
और मेरे भाई बहनों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया कि हाँ, कभी मुझे इस रास्ते से रोका नहीं, और जितना भी कुछ सपोर्ट कर सकते थे मेरे सपनों को अचीव कराने के लिए उन्होंने हमेशा एक बार में मेरी बात मानी है। अब वो अलग बात है, मेरा तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता था, बट स्टिल समझते तो सभी लोग हैं, हाँ, हाँ, दे सपोर्ट। तो जैसा आपने मेंशन किया कि नौकरी के लिए नहीं तैयार किया गया ना, आप खुद तैयार हुए, तो क्या मेडिकल फील्ड में शुरू से ही तय था कि आप अपना स्वयं का कुछ काम करेंगे, और आपने क्या कभी कहीं कोई जॉब नहीं करी? देखो नहीं, ऐसा नहीं, मैंने जॉब की थी, क्योंकि देखो मैंने बताया कि पारिवारिक स्थिति, और अगर हम अपना अपना सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत पैसे की जरूरत होती है और अनुभव की भी जरूरत होती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, कभी कभी आप किसी को आइडलाइज करते हो, कभी कुछ पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, या आसपास इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो उससे आप मोटिवेट होते हो। तो उसमें मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे आसपास की चीज़ें जो भी हो रही थी वो सब इसी डायरेक्शन में थी कि सबका मोटिव मोर और लेस इसी तरफ जा रहा था कि यार इस जिंदगी में अगर हमको मिली है तो एक ही बार मिली है, और कुछ ऐसा करके जाना है कि ये ना लगे कि यार कि हाँ ठीक है, आए थे, रहे, चले गए। बहुत सुंदर बात। मतलब हाँ, कुछ इम्पैक्ट ऐसा छोड़ो कि कुछ लोग तुमको कभी सदियों तक ना भूल पाए, ये ऐसा हमेशा शुरू से लगता था। तो उसके लिए मतलब फिर से भगवान का धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज मेडिकल फील्ड में आपके पास ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आप लाइफ टच करते हो, और वो फीलिंग वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो कुछ ही डॉक्टर समझ सकते हैं जो एक्चुअल हार्डकोर क्लिनिकल फील्ड में है। तो जैसे MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डिसीजन लेना, फिर ICU में मैंने फेलोशिप करी थी, उसके लिए मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, जयपुर हॉस्पिटल में ICU रजिस्ट्रार था। तो जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तो मुझे हमेशा से एक मेडिकल फील्ड में भी एडवेंचर करने का शौक रहता था कि ऐसा क्या है जो बचा भी सकता है, मार भी सकता है, बचा भी सकता है। तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी लर्निंग रही लाइफ से रिलेटेड, उनकी कहानियाँ सुनना, उनकी तकलीफ़ों को समझना कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और उनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो रोज़ रिव्यू करके रोज़ उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना। और इस बीच में मैं पहले इतना एम्पैथेटिक नहीं था, तो ये चीज़ मैंने ICU में जब मैं वर्क कर रहा था तो मैंने इसको अपने अंदर पूरी तरह से इंडल्ज किया। कि इनिशियली क्या होता था कि ऑलवेज एज ए यंग डॉक्टर समटाइम क्रिटिकल इलनेस में इरिटेट यू, बिकॉज आप देख रहे हो कि वो वेंटिलेटर पे है या उसको इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ चल रही हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ चल रही हैं, तो इट समटाइम इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट वंस यू remove this thing and you just go inside their story, how they landed up in this kind of situation, so they need, मतलब इतने सारे लोगों का उनको सपोर्ट चाहिए सिर्फ सांस लेने के लिए। उसने ना लाइफ में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। तो मेरा हाँ जी, तो यहाँ पर ये मेरा प्रश्न है, एक लाइन में इसको बताइएगा ताकि लोग इस बात को समझ पाएं कि वो चीज़ें जो आपने तब सोची जब आपका 12th हुआ और आप मेडिकल कर रहे थे, आपने MBBS किया, तो क्या तब जो आपने सोचा होगा इकृत शुक्ला को एज ए डॉक्टर, और जो आज डॉक्टर इकृत शुक्ला हमारे सामने बैठे हैं, तो वो चीज़ें समय के हिसाब से बदली हैं या वो पहले ही तय थी? तो ये चीज़ ना मैं 10th नहीं, बहुत पहले से मानता हूँ कि और सच में आज तक ये चीज़ एकदम सच है कि हम लोग सोचते हैं कि हम परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमारे मरते दम तक परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जो हमको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो सिचुएशन कंट्रोल्स अस, वी नेवर कंट्रोल सिचुएशन, एंड जितना जल्दी हम इस चीज को एक्सेप्ट कर देंगे, वी लर्न दैट स्किल ऑफ मैनेजिंग द सिचुएशन। और ये मेरे अंदर ये सबसे ज़्यादा तेजी से तब आया जब आफ्टर MBBS जब मेरी शादी हुई डॉक्टर मोनिका से, तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक इतना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद आदमी बदल जाता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनसे, बिकॉज पढ़ाई में भी बहुत तेज थी, और जिस तरह का उनका वे ऑफ टेकिंग दिस लाइफ कि हाँ लाइवली पर्सन, तो मैं बड़ा सीरियस काइंड ऑफ पर्सन था तब।
तो थोड़ा बहुत अब भी हूँ, मुझे ये कंप्लेन मेरी पत्नी से मिलती रहती है, लेकिन हाँ जो लाइफ को जीना मैंने उनसे सीखा। और ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि परिस्थितियाँ हमको कंट्रोल करती हैं, हम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं करते हैं। हम अगर लाइव हैं, हम अगर जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, तो हम उन परिस्थितियों को मैनेज कर सकते हैं। और उन परिस्थितियों को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन सोल। आप हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, इनफैक्ट मैं कहूँगा सामने वाला आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तब भी उसको इज्जत दो और बहुत बढ़िया बात है। आदर दो, तो आपको ना अपने आप सिचुएशन मैनेज करने के रास्ते मिलते चले जाएंगे। बहुत सुंदर बात है। मतलब एक दूसरे शब्दों में आप ये भी कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं, तो हमें उनके साथ रुक करके परेशान या बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए, और परिस्थितियां जैसे बदल रही हैं उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को भी डालना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये तो आप लोगों ने कई बार फेसबुक इंस्टा में देखा होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो डेड हो गया ना, तो उसको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, तभी तो लाइव है। बहुत सुंदर बात है। तो मैं मैसेज देना चाहूँगी एक अपने नौजवानों को कि आप अगर 14 साल से 18 साल तक की उम्र के हैं और आपका वो समय है जबकि आपको अपना करियर डिसाइड करना है, कभी हो सकता है आपके पास कोई परिवार का प्रेशर हो सकता है आपकी खुद की इच्छा हो जो कि खुल के आप नहीं बोल पा रहे हैं और उस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़न में हो या किसी तरह से परेशान हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम समझ पा रहे हैं, हमने बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ा सुना, आजकल गूगल हम सबके हाथ में है, तो उसको देखते हुए हम ये चीज़ तो तय कर सकते हैं कि समय निरंतर बदल रहा है। वो परिस्थिति जो आपके ही जीवन में 10 साल पहले होगी वो अगले 10 साल बाद नहीं रहेगी। तो इसलिए परिस्थितियों से परेशान ना हो, उनका सामना कैसे करना है उसके लिए अभी तक मैं 5 लोगों को आपके सामने ला चुकी हूँ जो कि आज की तारीख में हम सबकी नज़र में सक्सेसफुल हैं, सफल हैं। सफल हम कह सकते हैं सुविधा के रूप में, फाइनेंशियल रूप में, परिवार में उनके सुकून है और समाज में उनकी एक अच्छी इमेज है। तो हम उन लोगों को आपके सामने ला रहे हैं, और वो अगर आज जो भी हैं तो वो शुरू से ऐसे नहीं थे, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा, उन्होंने उस स्ट्रगल को कैसे कोप अप किया, कैसे बाहर निकल करके आए, और आज हम सबके लिए एक उदाहरण है। इसी के चलते मुझे अगला प्रश्न आपसे ये करना है कि कैसे सामंजस्य रखते हैं आप परिवार और अपने काम में? परिवार में भी इतना बैलेंस है जितना आपके काम में है? देखो कई बार ऐसा होता है, ये मैंने बहुत क्लोजली फिर से फील किया है कि जब आप किसी एक चीज़ में बहुत पूरी तरह से डूब जाते हैं, जैसे मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ हूँ, तो दूसरी चीज़ें इग्नोर होने लगती हैं। मैंने अभी बताया मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, और उनकी वजह से मैं ये चीज़ कुछ हद तक मैनेज कर पाता हूँ। हालांकि कई बार नोक झोंक होती रहती है कि तुम बच्चों में साजिश कर रही हो, तुमको ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, बट हाँ आई थिंक दैट इज़ लाइफ, तो वो भी एक चीज़ ज़रूरी है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि हम 4 लोग 5 लोग जो घर पे रहते हैं, या ये 40-50 लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये मेरा परिवार नहीं है, वो मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है, ऐसा कभी महसूस ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों लोग ही मीन्स हमें लगता है कि ये भी घर है वो भी घर है, तो कभी भी डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाया, बिकॉज जिस जगह से हम लोग जो स्ट्रगल लेकर के उठ के यहाँ तक आ पाए हैं कि 40-50 घर चलाने की भगवान ने हमको शक्ति दी है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं हमेशा परिवार में ही रहता हूँ, और मेरी तरफ से 100% एफर्ट होता है हर एक के लिए। जिस प्रकार से मैं अपनी छोटी बेटी जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्राण्या, से ले करके मेरे यहाँ जो अभी सामने अभी थोड़ी देर पहले जिसने कमरा साफ किया उस तक, मेरी फीलिंग्स मोर और लेस सेम रहती हैं। मैं मतलब ऑफ कोर्स मैं उस चीज़ को महापुरुष बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे कल मैंने देखा एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एडिट कर देना, वो पोछा लगा रही थी, तो मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, मैंने कहा तुम उसको रेस्ट कराओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अगर मेरी वाइफ या मेरी बहन या कुछ बहुत बढ़िया रिलेटिव होता तो अपने काम के चक्कर में मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई तुम सफाई करते रहो। मैं खुद इतने सारे लोग को एडवाइस देता हूँ। बहुत बढ़िया, अपने ही जैसा दूसरों को समझना, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, इस वजह से मुझे सुनना भी बहुत पड़ता है कि तुम उसको ज्यादा प्रायोरिटी को दे दो, तो ये समझाने में बड़ा टाइम लग जाता है कि नहीं सबको समान नज़र से अगर हम लोग देखते हैं तो लोगों को ये चीज़ फील होती है, ये चीज़ वो महसूस करते, भले आपसे वो कह ना पाए। तो
मैंने एक चीज ये भी सीखी है लाइफ जी। में कि आप जैसा महसूस करते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा आप लोगों के साथ करना शुरू कर दो। बहुत बढ़िया। आपके पास वो चीज अपने आप आती जाएगी। आप किसी से घृणा करोगे, किसी से जेलसी वाले लहजे में बात करोगे, तो आपको ये चीज महसूस होगी कि कोई भी आपसे उस लहजे में बात कर रहा है। बहुत आप बढ़िया। किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे अगर वो जेलस है भी, तो वो चीजें कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, पर वो जो समय होता है, मतलब हमारा मन तो क्लियर है कि हाँ भाई सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, पर हम उसके लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, और वो हो सकता है 6 महीने 1 साल लग जाए उसे ये बात समझने में कि भाई ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो ये बीच का 1 साल जो पेनफुल होता है उसे कैसे गुजारें? कौन सा आपको रॉकेट बनाना है इस 1 साल में? धैर्य रखो ना। आप इस अपने जगह दिमाग पेशेंट को, चाहिए। हाँ, थोड़ा डाइवर्ट करो। जरूरी नहीं है मैं इतना मोटा हूँ, मैं पिछले 4 साल से सोच रहा हूँ कि रेगुलर जिम हो जाना शुरू करूँ, डाइट पे कंट्रोल करूँ, एक्सरसाइज करूँ, और सच बता रहा हूँ आज तक नहीं कर पाया, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो दिन जरूर आए। बहुत बढ़िया, थिंक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एटलीस्ट सोचो तो सही, मत करो, सोचो तो सही, बहुत से ठीक बात है। जल्दी व्याधियों से दूर रहोगे। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर रजत शुक्ला, जिन्होंने कि एक मेडिकल लाइन में सपने से शुरू किया, वो एक डॉक्टर बने, उन्होंने दिल्ली में भी जॉब किया हॉस्पिटल्स में, और आज उन्होंने अपना खुद का एक सेटअप एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट के रूप में बना रखा है, और कानपुर शहर के लिए बहुत ही बढ़िया एक आशीर्वाद के रूप में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको कि IVF के लिए कई जगह जाना पड़ता था, अब उनको सारी सुविधाएं कानपुर में ही मिल रही हैं। उनका अगला सपना क्या है? क्या यही पड़ाव है? एक मिनट में लूंगा कि जो इस सफर तक हम लोग आए हैं, वो एक्चुअली में बिल्कुल भी आसान सफर नहीं था। मतलब वी पेड a lot of things, अपना मेंटली भी इमोशनली भी यहाँ तक पहुँचने के लिए। स्टिल आई रिमेम्बर दैट डे वंस वी डिसाइडेड कि हाँ वी विल हैव आवर ओन सेटअप। तो वो बड़ा पेनफुल पीरियड था। आई लेफ्ट माई जॉब, मतलब ऐसा नहीं था, मेरी स्ट्रगल MBBS के पहले जितनी थी उससे ज़्यादा डॉक्टर बनने के बाद आई, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरुआत करना, स्टिक रहना और उसको ग्रो करा करके एक लेवल तक ले जाना, तो इसमें भी मैंने एक नई लर्निंग सीखी। टू इनिशिएट एनीथिंग इज रिलेटिवली इजी, नॉट डिफिकल्ट, रिलेटिवली इजी देन टू मेंटेन इट थिंग। उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। तो बहुत सारे रिलेशन बने भी, बहुत सारे रिलेशन बिगड़े भी, बट ओवरऑल लर्निंग यही रही कि जो भी आपने, मुझे लगता है कक्षा 5, 10, 12 मेडिकल, उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने सीखा है नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। तो वो जो स्ट्रगल पार्ट था हमारा 2013-14 में, जब हमने सोचा था और जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या हमें कानपुर ही आना है, जैसे मैंने बताया आपको 12th के बाद जब सिलेक्शन हुआ तो हम लोग ऑल इंडिया के थ्रू बाहर चले गए। तो एक तरीके से कानपुर के लिए बिल्कुल नया था, और मैंने स्ट्रेटजिकली जब इस बात को देखा कि सिंस हमारी फील्ड थी IVF टेस्टिंग बेबी, कि कानपुर में अभी भी इस चीज़ की बड़ी लैक है। जो आपने कहा कि लोग ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह, तो हमें वी फाउंड दिस लैकुना एंड वी ट्राई टू फिल दिस, एंड भगवान की फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा भगवान का कि हमने बहुत हद तक उस लैकुना को भरा। वंस वी केम इन 2015 इन कानपुर, वी हैड 3 IVF सेंटर इन कानपुर, बट इन 2022 वी हैव 17 IVF सेंटर। तो ये जो 14-15 का गैप ये भरा है, और इसमें से 6-7 हम सपोर्ट कर रहे हैं एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एज ए क्लिनिशियन, कि हम चाहते हैं कि IVF इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कानपुर में कि ऐसे बहुत सारे निसंतान दंपत्ति हैं, और एक बच्चे की नीड क्या होती है और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है मेरा इस काम में रहने के बाद, कि उस कमी को अगर उस परिवार की संपूर्णता में हम कुछ सहयोग कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग के द्वारा इस सोसाइटी के लिए कुछ। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही बढ़िया। उस गैप को ही भरने की कोशिश कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड में हम लोग सिंस हमें बहुत मिडिल क्लास फैमिली से उठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनको इकट्ठा करने में अभी हमको और टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग B-tier सिटीज,
बी टायर सिटीज मीन्स जैसे अभी हम कानपुर में हैं, तो कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, उससे छोटे बी टायर प्लस सी टायर। तो कानपुर से रिलेटेड भी कई सारे ऐसे हैं। अब मोदी जी इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे ओपन हो रहे हैं, तो ये आईवीएफ भी एक सुपर स्पेशलिटी है। और ये बीमारी ना देख के नहीं आती कि शहर में रहेगी, गांव में नहीं रहेगी, या किसी कस्बे में नहीं रहेगी, तो बट वहाँ तक रीच नहीं है। तो हम एक्सपेंड करेंगे इसको, और हम कोशिश करेंगे जिस जिसको भी ये चीज़ की ज़रूरत है उसको हम हेल्प कर पाएँ। बहुत ही बढ़िया बात है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन यंगस्टर्स को जो सपना देखने में ही डर रहे हैं, वो सोचने में भी डर रहे हैं? नहीं, सपने जरूर देखिए आप लोग, सपने देखने से ही सपने पूरे होंगे। और वन थिंग इज फॉर श्योर, देखो कई लोग तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, और कई लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि वो अपने अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, भले कुछ बाहर से बोलते रहे कि ऐसा कर दिया वैसा कर, नहीं, जरूरी नहीं है कि आप एक चीज़ जो टारगेट कर रहे हैं उसको अचीव करके ही बहुत कुछ बदलाव ला पाएँ। जरूरी ये है कि आपके अंदर वो जज्बा, चाहे आप उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं या ना कर पाए हैं, वो जज्बा हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में वो मौका जरूर मिल जाएगा। तो लोग कहते हैं ना कि किस्मत खराब थी, तो किस्मत के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपना हार्ड वर्क करते रहो, अगर वो मौका मिल गया तो आप किस्मत वाले हो। मतलब लक इज नथिंग बट हार्ड वर्क प्लस अपॉर्चुनिटी। बहुत सुंदर। तो आपको मौका वो जरूर मिलेगा अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, दोस्तों लिख लो, मौका नहीं मिलेगा। तो मेहनत, जज्बा बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी नॉलेज किसी भी प्रकार की, चाहे आपने सिलेक्शन लिया हो, चाहे आपने सिलेक्शन ना लिया हो, आपने कुछ अचीव किया हो ना किया हो, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आपके माँ बाप साथ छोड़ देंगे, आपके भाई बहन साथ छोड़ देंगे, आपकी पत्नी या पति भी साथ छोड़ देगा, लेकिन नॉलेज कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो सबसे बढ़िया मैसेज तो ये कि भाई किस्मत तो हम अपनी खुद ही बनाते हैं, है ना। वो ठीक है, थोड़ा समय बाद हमें मिलती है, या शायद हम उसको थोड़ा पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा, जो मैं इन 5 सफल लोगों से अब तक मिली हूँ और मैंने जो कॉमन चीज़ देखी है वो ये कि ये सारे ही आशावादी हैं और आस्थावादी भी हैं। मतलब अपनी मेहनत का सारा क्रेडिट ये भगवान को देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो माध्यम हूँ, और ये जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। इसके अलावा जो आज की बेस्ट लर्निंग मैं यहाँ से लेकर के जा रही हूँ वो ये कि सोचते रहो, रुको नहीं, कोशिश करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब भी हमें लगे कि ये चीज़ नहीं हो रही है, उस समय हमें धैर्य रखना है। तो हमें हमेशा से सिखाया जाता है हैव पेशेंट, धैर्य रखो, बट वो धैर्य कैसे रखना है उसका एक प्रोसेस हमें डॉक्टर ऋषि शुक्ला से आज बहुत ही अच्छा मिला है कि लगातार उस विषय में सोचते रहो, कभी ना कभी आपकी किस्मत आएगी और दस्तखत देगी आपके घर आकर के। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, हमारे शो को देखने के लिए, धन्यवाद।